एक मिनट रोकिए उन्हें। एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि हम जो इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए पार्लियामेंट के अंदर, ये जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स किए हैं, मैं सब जो मेन बात आज करना चाहता हूँ कि हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का। लेकिन मैं सबसे पहले मैं अपनी सारी कौम के सामने जो बात रखना चाहता हूँ वो ये कि जब 26 साल पहले मैंने पाकिस्तान के अंदर ये इंसाफ की तहरीक चलाई थी, तो 26 साल पहले मैंने कौम को एक चीज बताई थी कि जिस कौम के अंदर करप्शन हो वो तरक्की नहीं कर सकती। जो करप्शन है ये है क्या? जिस कौम के अंदर इंसाफ ना हो, यानी कि कानून की हुक्मरानी ना हो, वो करप्शन उसके सिम्टम्स होते हैं। यानी अगर मुझे कैंसर हुई है तो जो फोड़ा निकलता है वो कैंसर का सिम्टम है। तो जो करप्शन है वो जब इंसाफ नहीं होता माशरे में तो ये उसकी फिर एक बीमारी नजर आती है। तो 26 साल पहले जब इंसाफ की तहरीक चलाई थी तो मैं सारा वक्त एक चीज कहता रहा कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करना है, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी आएगी। कानून की हुक्मरानी और इंसाफ का क्या मतलब है? इंसाफ का मतलब है कि सब इंसान कानून के सामने एक बराबर, यानी कोई इंसान कानून के ऊपर नहीं है। और कानून का मतलब ये जो वो भी मैं वाज़ेह कर दूं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले आज से जो बात कही थी वो बार बार मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और उसको आप अगर वो जुर्म करे, अगर चोरी करे तो उसको सजा ना दो, और जो छोटा कमजोर चोर हो उसी को जेलों में डालो। यानी जिस मुल्क में एक तबका कानून से ऊपर हो, कानून निचले गरीब कमजोरों के लिए हो, लेकिन ताकतवर के लिए अगर वो कानून से ऊपर हो तो वो मुल्क तबाह हो जाते हैं, बनाना रिपब्लिक्स बन जाते हैं। वो मुल्क उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। अगर आज एक कौम अमीर है तो वो इसलिए नहीं कि वहां वसाइल ज्यादा है, और अगर आप कौम में गुर्बत ज्यादा है तो वो इसलिए नहीं कि वसाइल की कमी एक ही चीज की है, इंसाफ की। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, यानी ताकतवर कानून के नीचे नहीं है, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं ये जो 26 साल की मेरी सारी स्ट्रगल है वो मैं एक ही चीज लेके फिरा हूं कि जब तक पाकिस्तान के अंदर ये जो बड़े बड़े इस मुल्क के मुजरिम हैं, जब तक हम इनको कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह ने हर किस्म की इस मुल्क को नेमत बख्शी है, लेकिन हम वहां नहीं पहुंचे जिधर हमें बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था, और उसकी वजह यही है। अब ये जो हुआ है असेंबली के अंदर, ये एक मैं अब इसको किस तरह आपको बताऊं कि ये एक मुल्क से का मजाक उड़ाया गया, ये मुल्क की तौहीन हुई है। ये जिन लोगों ने ये बेशर्मी से ये जो पास किए हैं ये नैब की अमेंडमेंट्स, इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए कि इतने कोई बेशर्म नहीं हो सकता कि इस तरह की अमेंडमेंट्स करें। देखिए, मैं आपको सबका जरा बताऊं कि इस मुल्क से कितना मजाक बनाया गया, हमारी कौम की कितनी तौहीन हुई। पहले तो कानून एक चीज कहता है कि आप, और जो हम सुप्रीम कोर्ट में गए, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी जो अदालतें हैं वो इसके ऊपर पूरा नोटिस लेंगी, क्योंकि अगर ये चीजें इसकी इजाजत मिल जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि असेंबली में तो हमें पता है कि ये सारे जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये आए इस मकसद के लिए थे। इसमें तो अब कोई शक नहीं होना चाहिए कि जब खुर्रम दस्तगीर इनका मिनिस्टर कहता है कि हम इसलिए नहीं आए थे कि महंगाई है, हम इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ कोई नाहली है, हम इसलिए आए थे कि इमरान खान को 100 जजेस रखे
तो इस मुल्क में सारों को जेल में डालने आया था। मतलब ये कि यहाँ की अदालतें आजाद नहीं है, क्योंकि यहाँ की तो पाकिस्तान की अदालतें तो आप सब जानते हैं आजाद है। तो इमरान खान ने कैसे जेल में डालना था? सिर्फ करप्शन के केसेस ही तेज प्रोसेस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ जैसे लोगों ने जेल में होना था। शहबाज शरीफ ने जेल में इसलिए नहीं होना था कि इमरान खान ने उसको जेल में डालना था, उसने इसलिए होना था कि उसके और उसके बच्चों के 24 अरब रुपए के केसेस हैं, 8 अरब नैब में, 16 अरब FIA में। और अगर वो बेकसूर था तो उसे किस चीज का डर है? फिर से मैं कहता हूं, अदालतें आजाद है। तो सबसे पहले ये कोई कानून नहीं बना सकता इस मुल्क में जो पर्सन स्पेसिफिक हो, यानी कानून होता है इज्तिमाई। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान अपने लिए कोई अमेंडमेंट पास कर अपने लिए कोई कानून बना। अब ये जरा एक एक चीज मैं बताता हूं कि हुआ क्या है, कैसे आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। आप कैसे वो सारे इनके पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर केसेस थे नैब के अंदर, वो कैसे बचेंगे? आसिफ जरदारी फेक अकाउंट्स में कैसे बच जाएगा? ये साफ कानून, मैं तो सिर्फ वो चीजें आपके सामने लेके आ रहा हूं जिनसे ये सब अब बचेंगे। तो सबसे पहले फेक अकाउंट्स, आपको पता है ओमनी ग्रुप आसिफ जरदारी जो रिलेटेड था, कितने अरबों रुपया फेक अकाउंट्स पे मिला। और शहबाज शरीफ का भी आपको पता है कि वो टीटीज जो उसने बाहर से करवाई 8 अरब रुपए की, कोई पापड़ वाला था, कोई चीनी वाला था जो मुल्क से कभी बाहर भी नहीं गए, उनके नाम पे रेमिटेंसेस मंगवाई थी। और वही था आसिफ जरदारी के केसेस। अब ये सारे कैसे बचेंगे? इन्होंने एक कानून सेक्शन 14 में अमेंडमेंट किया है। अब इन्होंने ये कहा है कि फेक अकाउंट के अंदर अगर कोई पैसा आ भी जाता है तो अगर उसमें अरबों रुपया भी आ गया, सिर्फ जो आखिरी वक्त फेक अकाउंट में पैसा होगा उसके ऊपर बातचीत होगी। और अगर वो मसलन 100 रुपया ही बचा है, बाकी सारे मुल्क से बाहर भेज दिए गए हैं, तो सिर्फ 100 रुपए के ऊपर अब बात होगी। फिर उन्होंने ये कहा कि आपको साबित करना पड़ेगा। आम आपके टैक्स लॉज में अगर आप टैक्स के देते हैं तो वो आपको साबित करना पड़ता है। अगर मैं बताऊं कि ये मेरी इनकम है तो मुझे साबित करना पड़ता है, वो FBR नहीं साबित करती, मुझे बताना पड़ता है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब इधर फेक अकाउंट्स पे जो पैसा आएगा वो नैब को साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा जायज आए या ना जायज आए। इनको नहीं अब साबित करना पड़ेगा कि अरबों रुपए फेक अकाउंट चीनी वाले आए किधर से, इनको नहीं, नैब को दूसरे उनको साबित करना पड़ेगा। ये पहला चेंज आया। दूसरा जिसमें इनके बहुत ज्यादा इनके बड़े बड़े नाम फंसे हुए हैं वो है एसेट्स बियॉन्ड मींस। ये जब से पाकिस्तान बना ये कानून है। वो कानून क्या है कि मैं अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो अगर मेरी आमदनी 100 रुपए है और मेरे पास 200 रुपए के असासे आ जाते हैं, तो वो मुझे बताना पड़ता है कि पैसे किधर से आए, किधर से मेरे असासे आए। इन्होंने अब उल्टा कर दिया। और ये ज्यादातर दुनिया के अंदर ये कानून है कि अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं और मेरा अगर 100 रुपए के असासे हैं, तो मुझे बताना पड़ता है कि मेरे पैसे, मेरी आमदनी 50 रुपए और अगर 100 रुपए असासे आए, मुझे बताना पड़ता है कि 50 रुपए किधर से आए। इन्होंने अब क्या कर दिया है कि इन्होंने उनके ऊपर अब बोझ डाल दिया कि आपने बताना है, नैब ने बताना है कि किधर से असासे आए। ये याद रखें कि दुनिया में व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए ये बड़े मुल्कों के अंदर ये कानून है कि बर्डन, यानी मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरे असासे बहुत बढ़ जाते हैं, मुझे बताना पड़ता है कि एक्स्ट्रा असासे किधर से मैंने किया। अब ये पाकिस्तान में चेंज हो गया। इसका मतलब जितने इनके लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उनके एसेट्स बियॉन्ड मींस है, यानी आमदनी से ज्यादा असासे हैं, अब वो सारे बच जाएंगे। फिर ये आ गया सेक्शन 9, ये इधर में वो सारे बच जाएंगे। फिर सेक्शन 21 है। अब अगर हमें, और ये जरा गौर से सुने, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन बाहर से आती है कि जनाब इंफॉर्मेशन आती है कि जी इमरान खान के वहां इतने बड़े पैसे पड़े हुए हैं, इमरान खान के वहां कितने लाख पाउंड करोड़ डॉलर पड़ा हुआ है,
अब वो कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो बाहर से इंफॉर्मेशन है वो अब एडमिट ही नहीं होगी। मसलन अगर ये जो एवंस, ये क्या था पैनामा पेपर्स में, क्या चीज सामने आई? पैनामा पेपर में ये सामने आई कि जो 4 महंगे तरीन लंदन की अपार्टमेंट्स हैं मेफेयर में, इनकी जो 2 कंपनीज के नाम पे थी, उनके जो असल मालिका थी वो मरियम नवाज है। अब ये जो आई थी, ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से, उन्होंने पाकिस्तान की जेआईटी को खत लिखा था कि ये है असल मालिका। अब वो जो उनका जो लेटर है वो एडमिसिबल नहीं होगा। इसका मतलब कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी वो अब साफ पाक होकर निकल जाएंगी इस नई अमेंडमेंट में, उनको अब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सेक्शन 21 है, ये सेक्शन 21 है। फिर एक और चीज निकली है, मनी लॉन्ड्रिंग जॉब है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि नाजायज यानी गैर कानूनी तौर पे मैं पैसा चोरी करके पैसा मैं मुल्क से बाहर भेज दूं, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये नैब के से उन्होंने निकाल ली, और अब ये सिर्फ FIA के नीचे आ गई है मनी लॉन्ड्रिंग। तो जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे वो अब नैब से निकल जाएंगे, और वो जो उसके अंदर शामिल है वो भी अब बच जाएंगे। और FIA किसके नीचे है? FIA नीचे है वैसे इंटीरियर मिनिस्टर यानी राना सनाउल्लाह के नीचे है। और अब और जो नैब है नए कानून में वो भी आ जाएगी राना सनाउल्लाह के नीचे। तो उसमें भी आप समझ लें कि राना सनाउल्लाह एक्शन लेंगे शरीफ बरादरान के ऊपर या आसिफ जरदारी के ऊपर, ये अब आपके सामने है। और फिर एक और चीज है, बेनामी। अब मैं अगर फैसला करूं कि पैसे चोरी करके और मैं अपने रिश्तेदारों के नाम दे दूं, मेरे बेटे बाहर लंदन बैठे मैं उनके नाम दे दूं, तो अब मैं बच जाऊंगा। यानी मुझे कोई नहीं पूछ सकता कि अगर मेरे बेनामी में किसी और के नाम पे प्रॉपर्टीज कर, ये सबसे बड़ा जुल्म होने जा रहा है। इजाजत दी जा रही है आपके कोई गवर्नमेंट में, सरकारी गवर्नमेंट में बैठा हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो जो भी आप पैसे बनाए वो अपने बच्चों के नाम करे, रिश्तेदारों के नाम करे, वो अब जवाब नहीं है। ये दुनिया के अंदर इस तरह का कानून नहीं है ये जो इन्होंने बना दिया। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये पाकिस्तान से अगर खुदा ना खास्ता मुल्क के ऊपर कोई बमबारी भी कोई कर देना, तो उससे भी बड़ा ये जुर्म हुआ है। ये सिर्फ यही नहीं कि ये सिर्फ सब बच जाएंगे, इनकी चोरी अब सारी बच जाएगी। और ये जो खुर्रम दस्तगीर ने, जो फिर से मैं कह रहा हूँ, उसने यही कहा कि ये सारों को डर लगा हुआ था कि इमरान खान NRO नहीं दे रहा। 3.5 साल इन्होंने मुझे मुसलसल ब्लैकमेल किया। आपको पता है हर जगह इन्होंने, हर मौके पे इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया कि इनको NRO दिए। ऊपर से कहते थे कि हम कोई NRO नहीं मांग रहे हैं। लेकिन जब फैटफ की लेजिस्लेशन आई, जो आज ये सारे बड़े उसकी कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा कोई काम कर दिया है, फैटफ की लेजिस्लेशन के ऊपर इन्होंने हमें पूरी कोशिश की NRO लेने की, इस तरह की अमेंडमेंट्स लेके आए। जब हमने नहीं किया तो इन्होंने पूरी कोशिश की हमें ब्लैकमेल करने की कि वो लेजिस्लेशन नहीं पास होगी। उसके बाद इन्होंने वॉकआउट किया असेंबली से, जबकि मैं इनकी बात नहीं माना NRO की। अब जो इनको ये सारी जो NRO मिल गया, NRO 2, ये NRO 2 सिर्फ अब इनकी चोरी खत्म नहीं होगी। यानी इनकी सारा पहले जनरल मुशर्रफ ने NRO 1 दिया था, उसमें याद रखें हुदैबा पेपर मिल का केस था, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बनाया था नवाज शरीफ के ऊपर। उसके ऊपर इसाक डार की कन्फेशनल स्टेटमेंट थी। सारे उसके ऊपर पता था कि किधर किधर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे पहले तो भेजे वहां, वो काजी फैमिली, उसके ऊपर BBC की फिल्म बनी कि कैसे चोरी का पैसा पहले वहां भेजा, फिर उधर से वापस रेमिटेंसेस दिखाई, और फिर इनके शरीफ फैमिली के खानदान में वो पैसा गया। वो ओपन एंड शट केस था। जनरल मुशर्रफ ने उसका NRO दिया पहले और नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया। उसके बाद दूसरा NRO मिला आसिफ जरदारी को, और ये याद करा दूं कि तब भी अमेरिका का हाथ था। कॉन्डोलीजा राइस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है
कि कैसे उन्होंने जनरल मुशर्रफ और बेनजीर को इकट्ठा किया और कैसे फिर ये नेगोशिएशन में एनआरओ मिला, इनके करप्शन केसेस खत्म हुए। उन करप्शन केसेस के अंदर $60 मिलियन पड़ा था स्विट्जरलैंड में। वो पाकिस्तान केस जीत चुका था, वो फिर पाकिस्तान पीछे हटा, वो $60 मिलियन हजम किए गए आसिफ जरदारी ने, और फिर पाकिस्तान का जो तब एम्बेसडर था वो स्विट्जरलैंड गया और उसने सारे वो जो सबूत थे वो सारे अपनी गाड़ी में डाल के लेके जा रहा, वो सबने देखा। वो एनआरओ में इनके पैसे बचे। सरे महल जो इन्होंने असेंबली के फ्लोर में जरदारी ने कहा था कि हमारा सरे महल नहीं है, वो सरे महल के ऊपर जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने केस किया, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट केस जीती। ये बल्कि लड़े ही नहीं केस, क्योंकि इन्होंने तो कहा हुआ था हमारा है नहीं, चोरी का पैसा था, वो बिका। वो पाकिस्तान को पैसा आना था, पाकिस्तान की अवाम को, वो एनआरओ के अंदर वो भी पैसा इन्होंने रख लिया और वो हजम हो गया। ये तो सिर्फ वो थे जो पकड़े गए, जो बाकी इनकी दौलत जो इनके बाहर मुल्कों में पड़ी हुई है उसका तो कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना आसान काम नहीं है, खास तौर पे हमारे जैसे मुल्कों में। ये सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, जो इस वक्त मुल्क गरीब हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उनका जो इंसाफ का निजाम है वो पकड़ ही नहीं सकता। ये जो बड़े बड़े चोर, जो व्हाइट कॉलर अच्छे वकील जिनके पास हैं, जिनके पास तरीके हैं बाहर भिजवाने के, ऑफशोर अकाउंट्स में जो पैसे भेज देते हैं, जो एवंस फील्ड, ये जो मेयरफेयर में इनके फ्लैट्स हैं, ये ऑफशोर कंपनी से खरीदे हुए हैं, जो 2 कंपनीज हैं, तो उनके ऊपर मरियम नवाज का नाम आया था। ये इसके लिए हमारे जैसे मुल्कों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम इसको वापस ले सकें। और जो अमीर मुल्क है वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि ये पैसे वापस ना आए हमारे जैसे मुल्कों में, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। यहां से जब पैसा उनके मुल्क में जाता है तो उनको तो फायदा हो रहा है, उनके मुल्क में पैसा आ रहा है। लेकिन जो डेवलपिंग वर्ल्ड में मुल्क है वो सारे आज वो नुकसान उनको होता है कि जब ये ताकतवर चोरी करता है। मैं फिर से ये कहता हूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले ये बात कर दी थी कि जब आप ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकते और सिर्फ कमजोरों को पकड़ते हैं, तो कमजोर कितनी चोरी करता है। वो भैंस चोरी जिसने करनी है, मोटरसाइकिल चोरी करनी है, कोई गाड़ी चले चोरी कर ली, वो कितना पैसा चोरी कर लेगा, तो वो तो पैसा यही रखेगा। जब लेकिन अरबों रुपया जब आप चोरी करते हैं, ये जो 16 अरब रुपया सिर्फ ये तो पकड़ा गया FIA का, सिर्फ शहबाज शरीफ का, और ये जो इनका टोटल, आपको पता है कि इससे 1100 अरब रुपया अब ये हजम हो जाएगा इन सब के। ये जो अमेंडमेंट्स पास किए हैं, इस मुल्क का 1100 अरब रुपया चोरी का जो आना था वापस, वो अब ये सारों के ये फिर खा जाएंगे, जिस तरह NRO 1 में खाया था। तो ये आप ये याद रखें कि ये जो पैसा जब ये चोरी करते हैं, 16 अरब या शरीफ खानदान का 45 अरब रुपया टोटल, ये जो पैसा है ये इनको बाहर भेजना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में रखेंगे तो ये नजर आ जाएगा। लिहाजा चोरी करना पहला नुकसान, चोरी करके डॉलर हवाला हुंडी से डॉलर लेके पैसा बाहर भेजना, ये दूसरा नुकसान। उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी करेंसी के ऊपर, हमारे डॉलर रिजर्व्स पे। फिर जैसे जैसे अगर आप ज्यादा पैसा बाहर भेजते हैं, जो कि गरीब मुल्क या जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, ये बाहर जब भेजते हैं, इनके जो बड़े बड़े डाकू हैं, वो जब बाहर भेजते हैं पैसा, तो वो उनकी करेंसी पे फर्क पड़ता है। तो जब रुपया आपका गिरता है, हर चीज महंगी हो जाती है, तो इस चोरी से गुर्बत फैलती है। इसलिए जब तक हम बड़े बड़े चोरों को नहीं पकड़ेंगे, इन लोगों को इंतसाब नहीं करेंगे, यहाँ चोरी तो रुकनी नहीं लगी। अब जो इन्होंने अमेंडमेंट पास किए, ये नहीं कि सिर्फ ये बच जाएंगे, अब जो भी ताकतवर लोग पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, जो पैसे चोरी करेंगे, ये सब अब बच जाएंगे इससे। तो ये जो नुकसान पहुंचाने लगे पाकिस्तान को, मैं हदीस इसलिए बार बार बताता हूं कि उन्होंने 1500 साल पहले कह दिया था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं, वो कौम कभी भी ऊपर नहीं आ सकती जैसे बड़े डाकुओं को आपने इस तरह की इम्यूनिटी दे दी और इस तरह का NRO दे दी। तो मैं आखिर में अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये है जहाद, हम तो लड़ेंगे पूरी तरह। मैं तो 26 साल इनके खिलाफ इनके खड़ा रहा, मैंने 3.5 साल हर किस्म का मेरे पे प्रेशर डाला गया कि इनको NRO दे दो, हर किस्म का मुझे बर्दाश्त करना पड़ा, ब्लैकमेल हुआ मैं, लेकिन मैंने तो नहीं दिया।
अब इन्होंने आके वापस एक साजिश के तहत अब वाजे हो जाए कि इनका वापस आना कोई इस मुल्क के अंदर महंगाई का कम करना नहीं था। महंगाई मार्च जो हो रहे थे, 3 धरने दिए इन्होंने कि जी बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी फिक्र थी इनको। तो महंगाई का इनका अगर थोड़ा सा भी इनको तकलीफ होती लोगों की महंगाई की, तो ये आके सारे महंगाई के रिकॉर्ड, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आके की है। कभी इतनी बेदर्दी से मुल्क की चीजें महंगी नहीं की गई जो इन्होंने आगे की है। तो इनको महंगाई का तो इशू ही नहीं था, ना इनको कोई इशू था अहलियत का, क्योंकि अगर अहलियत का इशू होता तो आज इन्होंने हमारी जो सारी माइशत है वो तो ऐसा तबाही की तरफ जा रही है, जो रुपया गिरता जा रहा है दिन, जो रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, जो सारा इस वक्त अब नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को ये अगर ये ज्यादा दे रहा है तो श्रीलंका की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। श्रीलंका के अंदर आज तेल ही नहीं है, उनकी गाड़ियां खड़ी हुई है, उनके मुल्क के पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया। आज हमारे भी डॉलर्स जिस तरह रुपया गिर रहा है, आज मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा है। तो ये तो अगर ज्यादा दे रहे हैं, इनकी अहलियत ऐसी है कि ये तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो ना इनकी कोई मसला था अहलियत का, ना इनका मसला था महंगाई का, इनका सिर्फ एक मसला था, और वो किस तरह पहले चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुंचाओ, और दूसरा चोरी को बचाओ कैसे। और अपनी चोरी बचाने के लिए इन्होंने ये जो आज किया है, ये अगर यही रहा, इसका मतलब ये लाइसेंस है चोरी को। इन्होंने अपने आप को लाइसेंस दे दिया कि पहले 2 दफा पैसा खा के अब तीसरी दफा अब और फिर से पैसा बनाना शुरू करो। हम फिर से, मैं आपको कहूँ, सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं। मैं इनके खिलाफ पूरी जद्दोजहद करूंगा, जितना भी मैं अपनी आवाम को तकड़ा करूं। मैं इंशाल्लाह आपको एक और भी कॉल देने लगा हूं, और हम दिखाएंगे कि पब्लिक आज किधर खड़ी है। पिछले इतवार को आप सारी कौम ने देख लिया कि कभी पाकिस्तान में इस तरह शहरों में आवाम नहीं निकली, और जो आवाम निकली है वो सिर्फ महंगाई के लिए नहीं निकली, वो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो एक फॉरेन एजेंडा लेके आई है, और जो अपनी चोरी बचाने के लिए आई, इसलिए भी निकली है। तो मैं इनके खिलाफ जद्दोजहद भी करूंगा। मैं अभी एक और कॉल देने लगा हूं, और आखिर में मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, तारीख जो है ना, वो कभी माफ किसी को नहीं करती। जो भी तारीख में जिन जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तारीख उनको माफ नहीं करेगी। जिन जिन लोगों ने अंदरूनी या बैरूनी साजिश का हिस्सा बने, बैरूनी तो पता है उनको, तो पाकिस्तान का सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह वो इस्तेमाल किया पाकिस्तान को, कि जी उनकी जंग में लड़ लो तो 80,000 पाकिस्तानी उनको उनके लिए कुर्बान कर दो, मुल्क को नुकसान कर दो। उन्होंने तो शुक्रिया तक नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान जब जरूरत पड़ी तो अफगान जहाज थी, तो उन्होंने सोवियत यूनियन को कमजोर करना था, वो फिर उन्होंने हमें आगे कर दिया। तो उनका तो अपने मकासद है, उनको हम क्यों बुरा भला कहें कि अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, आप अगर टिश्यू पेपर बनना चाहते हैं तो अगले इस्तेमाल करेंगे। असल यहाँ लोग, जिन लोगों ने भी इसमें इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, तारीख इनको माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान बाय तबाह।